नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस में जितने भी क्वेश्चन्स आए हैं पंचायती राज से संबंधित, उनको शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम यूपी पीसीएस को ही केवल नहीं कवर करेंगे, बल्कि हिंदी भाषी जितने भी लोक सेवा आयोग हैं, चाहे वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो या फिर मध्य प्रदेश हो। तो यहाँ पर जो भी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन्स आए, उनको हम वे सारे के सारे क्वेश्चन्स हम आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है? तो इसको पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया है और दूसरा दिया है। पहले में कह रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का अगर वो सदस्य बनना चाहता है, तो कम से कम यानी न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष हो। ये गलत है। न्यूनतम निर्धारित आयु 21 साल है। ठीक है? और दूसरे कथन में कह रहा है यानी पहला गलत हो गया, दूसरा कथन कह रहा है कि पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात, ध्यान देना, समय पूर्व भंग होने के पश्चात कोई पंचायत चल रही थी, इसने मान लो 2 वर्ष तक काम किया और फिर ये भंग हो गई। इसके बाद कह रहा है कि पुनर्गठित जो नई पंचायत होगी, वो केवल शेष समय के लिए ही जारी रहेगी। जो इसके बाद नई गठित पंचायत होगी ना, 3 साल बचे, तो ये केवल 3 साल के लिए काम करेगी। तो यही कथन सही है। केवल कथन 2, ये आईएएस 2016 में पूछा गया है और इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा जो हिंदी भाषी राज्य हैं जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ पर जो पीसीएस में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं पंचायती राज से संबंधित, वो सारे के सारे मैं करवा पाऊँ। ठीक है? तो ये इसका भाग 1 है, इसको जरूर देखिएगा। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब जरा एक गौर करो, गौर करने वाली बात ये है कि मैंने कहा पंचायतों में इलेक्शन अगर आपको लड़ना है तो आपको 21 साल का होना पड़ेगा। ये कहाँ लिखा है? क्या पता है आपको? एक आर्टिकल है 243 का एफ, यानी कि फेल। इसमें कहा गया है सदस्यता की या सदस्यता के लिए निरर्हताएं। ठीक है? और यहीं पर कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो अगर आपसे पूछा जाए इसका वर्णन आपको कहाँ मिलता है, तो आपको मिलता है 243 के एफ में। अब जरा नेक्स्ट देखो, दूसरे कथन में कह रहा है कि समय से पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित। समय से पूर्व भंग हो रही, इसका मतलब आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये बात करना चाहता है पंचायत के कार्यकाल की। पंचायत के कार्यकाल की ये बात कर रहा है। तो पंचायत का कार्यकाल कहाँ पर है? आओ जरा इसको समझते हैं नए पेज से। देखो, पंचायत का कार्यकाल, एक आर्टिकल उठा लो आप। आर्टिकल है 243 का अन्ना। ठीक? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि। अब देखो ये आर्टिकल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसके कई सारे सब क्लॉज हैं। आर्टिकल 243 के अंगा का क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4। ठीक है? तो इसी में से हम 2-3 क्लॉज पढ़ेंगे जो हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। सबसे पहले पहला क्लॉज, क्या कहा गया है इसमें? इसमें कहा गया है कि सभी स्तर की पंचायतों, बात समझना, मैंने कहा सभी स्तर की पंचायतों, यानी कि मैंने शॉर्ट में कहा है कि इसमें ग्राम पंचायत भी शामिल है, क्षेत्र पंचायत भी शामिल है और जिला पंचायत भी शामिल है। ठीक है? एक-एक शब्द पर गौर करो। मैंने कहा सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल कार्यकाल प्रथम अधिवेशन प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 साल का होगा। ठीक है? बात समझ पाए? यानी कि जो पंचायतों का कार्यकाल है, चाहे वो जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो, सबका कार्यकाल पहली बैठक या पहले अधिवेशन से 5 साल तक होता है। ये कहाँ वर्णित है? ये इस धारा में वर्णित है, इस आर्टिकल में। ठीक है? अब दूसरे सब क्लॉज में आओ। 243 का अंगा का दूसरा सब क्लॉज क्या कहता है ये? दूसरा नहीं, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आप तीसरे को समझ लो। तीसरा सब क्लॉज यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है? इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि जो पंचायत है, पंचायत के नए निर्वाचन, शब्द को पकड़ना, पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व अ, करा लिए जाएँगे करा लिए जाएँगे। देखो, क्या कहा इसमें? पंचायत के जो नए निर्वाचन हैं, ध्यान देना, मान लो ये कोई पंचायत थी, यहाँ से इसने काम करना शुरू किया।
और ये काम करते 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 यहाँ ये 5 साल हो गए। यहाँ इसने शुरू किया था शून्य से और यहाँ इसके हो गए 5 साल। ठीक, ये आर्टिकल कहता है 243 का अंगा का सब क्लॉज 3, ये क्लॉज याद रखना है आपको। ये क्लॉज कहता है कि जैसे ही किसी पुरानी पंचायत के 5 साल होंगे, उससे ठीक पहले यहाँ पर कहीं पर इस तारीख पर जो नई पंचायत आने वाली है उसके चुनाव करवा लिए जाएंगे, ताकि ये पंचायत हटे और इसके ठीक हटने के बाद नई पंचायत अपना कार्य भार संभाल ले। जैसे आपने राष्ट्रपति का इलेक्शन पढ़ा है, राष्ट्रपति का इलेक्शन, जो पुराना राष्ट्रपति होता है वो पद त्यागे, उससे पहले पहले राष्ट्रपति का इलेक्शन करवा लिया जाता है, ताकि जो ये वर्तमान में राष्ट्रपति है ये जब पद त्यागे, तो जैसे ही पद त्यागे उसके स्थान पर एक नया राष्ट्रपति आ सके, इसलिए इलेक्शन उसके कार्यकाल से पहले ही करवा लिए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल की समाप्ति से पहले। ठीक वही स्थिति यहाँ पर आपको बताई गई है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें और भी कई सारे, ये सब क्लॉज में भी कई सारे सब क्लॉज हैं। जैसे आर्टिकल 243 का अन्ना का सब क्लॉज 3 में पहली बात ये कही गई है। इसमें दूसरी बात क्या कही गई है? आओ जरा इसको देखो। ध्यान देना इस बात पर। कह रहा है कि यदि पंचायत को समय से पूर्व भंग कर दिया जाए, समय से पूर्व भंग किया जाए, तो क्या होगा? 6 माह के अंदर-अंदर 6 माह के अंदर पुनः चुनाव करा लिए जाने चाहिए। 6 माह के अंदर अ, पुनः चुनाव करा लिए जाएँ, ठीक है? हालाँकि इसका आपसे आर्टिकल नहीं पूछेगा, लेकिन ये बात आप ध्यान रखोगे। जैसे ही किसी पंचायत का समय से पूर्व अगर उसे भंग कर दिया जाता है, तो फिर उसे 6 महीने के अंदर-अंदर नई पंचायत के चुनाव कराने होंगे। और इसका वर्णन कहाँ पर है, किस आर्टिकल में? तो आप मोटा-मोटा ये आर्टिकल याद रखोगे, 243 का अन्ना, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, ध्यान देना, आर्टिकल 243 के अन्ना की ही मैं बात कर रहा हूँ, 243। हाँ, देखो, इसमें और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो भंग हुई लोकसभा है, सॉरी, भंग हुई जो पंचायत है, भंग पंचायत का यदि निर्धारित कार्यकाल 6 मास से कम हो, ठीक है? 6 मास से कम हो तो चुनाव नहीं होंगे। यहां से समझो, सपोज करो ये कोई पंचायत थी, इसका टर्म है 5 साल, ठीक? 243 का अंगा क्या कहता है? ये पंचायत यहां से शुरू हुई और ये पहुंच रही है 5 साल तक। एक क्लॉज ये कहता है कि ये पंचायत 5 साल तक पहुंचे उससे पहले आप इलेक्शन करवा लो, ताकि जब ये पंचायत खत्म हो, उसी दौरान एक नई पंचायत अपना कार्यभार संभाल सके। ठीक? एक और आर्टिकल आया, वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि मान लीजिए ये पंचायत है और इसको जाना था 5 साल तक, यहाँ तक जाना था 5 साल तक, लेकिन इससे पहले ये भंग हो गई 2 साल में, ये 2 साल अभी इसके हुए और ये भंग हो गई। अब इसके बचे 3 साल, तो इन 3 सालों के लिए एक नई पंचायत आएगी। ठीक? ये जो नई पंचायत आएगी ये आगे के 3 साल तक रहेगी, ना कि 5 साल तक। बात समझना, ठीक है? तो ये जो पंचायत है ये अवशिष्ट समय के लिए रहती है, शेष समय के लिए। अच्छा ठीक है, ये भी समझ में आ गया। फिर एक तीसरी कंडीशन आई, तीसरी कंडीशन क्या बोली? तीसरी कंडीशन ने ये कहा कि अ, ये जो भंग हुई थी ना पंचायत, इसके बाद में 6 महीने के अंदर-अंदर चुनाव कराए जाने चाहिए थे, ये भी आप समझ गए। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि मान लीजिए ये कोई पंचायत थी, ठीक है? भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल, मान लीजिए ये पंचायत थी, ये कार्य करते 5 साल तक ये पहुँचने ही वाली थी कि अभी इसके बचे हैं 6 महीने। यहाँ पर ये 4.5 या 4.4 साल इसके पूरे हो गए, ठीक है? अभी इसके 6 माह और बचे हैं। आप बात समझ पा रहे हो? यानी 4 साल और 6 महीने इसके पूरे हो गए। अभी इसके 6 महीने और बचे हैं, लेकिन ये भंग हो गई। तो कह रहे हैं कि फिर इलेक्शन कराना अनिवार्य नहीं है। ना, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल अगर 6 महीने से कम हो, तो फिर चुनाव नहीं होंगे। यानी 6 महीने से कम होने चाहिए, ठीक है? 6 महीने से अगर कम होते हैं, तो फिर चुनाव नहीं होने चाहिए। यहाँ तक बात सब समझ पा रहे हो? ये 3 के तीनों कंडीशंस आप याद रखो। 3 में तीनों कंडीशंस में आपसे आर्टिकल तो नहीं पूछा जाएगा। आर्टिकल तो केवल आप यही याद रखोगे। लेकिन हाँ, इनके अंदर की जो बातें हैं कि नई पंचायत का गठन कब होगा, कितने समय में चुनाव कराने चाहिए, कितना समय अगर शेष बचे तो चुनाव नहीं होगा। तो इस तरह की बातें आप बार-बार रिवाइज़ करिए, ठीक है? चूँकि यहाँ से कन्फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है।
क्वेश्चन काफी इजी है, फिर से समझो। कह रहे कि पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है, कहाँ गठित होती है? जैसे मैंने कहा था कि ये पंचायत है, पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना है। एक स्तरीय है, इसमें ग्राम पंचायत है, ये इसमें क्षेत्र पंचायत है, ये इसमें जिला पंचायत है। तो पंचायत समिति जो होगी वो यहाँ बीच में होती है, ठीक है, पंचायत समिति, यानी कि खंड स्तर पर होगी ये। अब जरा पंचायत समिति से संबंधित दो चार बातें आप समझो। मैं इसको आगे लिए चलता हूँ, इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा खंड पंचायत। अब मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ, यहाँ पर आप समझो। दो तीन बातें हैं जो आपको रिवाइज भी करवा दूं, और साथ ही साथ अगर नहीं पता है तो वो आप रिकॉल भी कर लो। मैंने कहा कि द्विस्तरीय, मैंने तीन स्तर अभी बनाए थे पीछे ट्रायंगल में। अब मुझे बताओ द्विस्तरीय पंचायत, इसकी सिफारिश किसने करी थी? आप बताओगे अशोक मेहता। ठीक। मुझे बताओ त्रिस्तरीय पंचायत, इसकी सिफारिश किसने की? ये भी इजी है, आप बता दोगे बलवंत राय। ठीक है। अब मुझे बताओ चार स्तरीय की सिफारिश किसने करी? चार स्तरीय पंचायत की, इसकी सिफारिश किसने की? तो आप बताओगे GVK राव समिति। ठीक है। तो दो स्तर तो समझ में आते हैं कि दो स्तर अशोक मेहता ने बताए, और बलवंत राय मेहता साहब के भी तीन स्तर समझ में आते हैं। GVK राव समिति के चार स्तर कौन से थे? GVK राव समिति ने कहा था कि चार स्तर होने चाहिए। सबसे ऊपर राज्य स्तर, ठीक है, उसके बाद होना चाहिए जिला स्तर, उसके बाद होना चाहिए मंडल परिषद यानी मंडल स्तर, फिर होना चाहिए ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत। ये चार स्तर होने चाहिए। GVK राव समिति चूंकि चार स्तर दिए तो इनका सन क्या था, कब ये बनी थी? ये समिति बनी थी 1985 में। ध्यान दीजिएगा, ये समिति ने रिपोर्ट कब पेश की? तो आप क्या बताओगे? 1986 में। ये दोनों ईयर याद रखो, क्योंकि बलवंत और अशोक को तो आपको पता ही होंगे, ये दोनों तो काफी चर्चित रहती हैं। ठीक है, तो ये तो आपको रट ही गए होंगे। LM सिंघवी भी आपने रट लिया होगा, GVK राव को भी रटिए। कब बनी थी? 1985 में। रिपोर्ट कब पेश की? 1986 में। अब मैं दो तीन क्वेश्चन और आपसे एक्स्ट्रा पूछता हूँ। मुझे बताओ कौन सी समिति थी जो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बनाई गई थी, समीक्षा के लिए गठित की गई? बताओ भाई, कौन सी समिति थी जिसका गठन किया गया था ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए? तो आपका आंसर होना चाहिए GVK राव समिति। ठीक है। अब मैं एक बात और पूछता हूं आपसे, कौन सी समिति थी जिसका गठन हुआ था लोकतंत्र व विकास के लिए, ध्यान से समझना, किस समिति का गठन हुआ था? मैं पूछ रहा हूं कि किस समिति का गठन हुआ था कि लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार किया जा सके। पुनरुद्धार पर कौन सी समिति गठित की गई? बताओ भाई इसका उत्तर। ये टाइटल आप याद रखो, आपसे पूछा जाता है, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना। इस टाइटल पर या इस उद्देश्य के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? आप बताओगे LM सिंघवी समिति। ठीक, LM सिंघवी। अब एक मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताओ सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इनकी समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? समीक्षा के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो आप बताओगे बलवंत राय मेहता समिति। ठीक। अब मैं दो, ये यहां तक आप समझ गए, इन तीनों को याद रखोगे। सबसे पहला पॉइंट, ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए कौन समिति बनी? आप बताओगे GVK राव। लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना, इस विषय पर कौन सी समिति बनी? LM सिंघवी समिति। मैंने कहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा करने के लिए कौन समिति बनी? बलवंत राय मेहता। अब दो पॉइंट और याद रखो जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान दो। मुझे पहला पॉइंट ये बताओ कि कौन सी समिति थी जिसे योजना आयोग के द्वारा गठित किया गया? बताइए कौन सी समिति थी जिसका गठन योजना आयोग के द्वारा किया गया? और दूसरा क्वेश्चन मुझे बताओ कि कौन सी समिति थी जिसका गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था? पार्टी के द्वारा गठित समिति। तो ध्यान रखिए, योजना आयोग के द्वारा गठित कौन सी समिति थी? आप बताओगे GVK राव समिति।
और योजना और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, ध्यान दीजिए मैं कांग्रेस पार्टी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी शब्द के इस्तेमाल अगर हो तो आपका उत्तर होना चाहिए गॉडगिल समिति। ठीक है, यानी कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित समिति कौन थी? कांग्रेस पार्टी, गॉडगिल समिति। क्लियर हुई बात? तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है जो भी मैंने अभी तक आपको बताई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खंड स्तर पर। ठीक है, पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया है, बिहार का क्वेश्चन है ये। और ध्यान रखिएगा, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी है इसका। ठीक है, बीपीएससी क्वेश्चन है, यानी बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। और बिहार पीसीएस के अलावा ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति ये क्या कहलाती है? परामर्शदात्री, प्रशासनिक प्राधिकरण, परामर्शीय परामर्शीय समिति या पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण। तो ये कहलाता है प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, दरअसल ये जो समिति होती है वो जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के बीच की कड़ी होती है, इनके बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर पांचवा, यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया। आओ जरा समझ लेते हैं इसको। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष, ध्यान देना, क्वेश्चन में कहा है उत्तर प्रदेश का जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? बताइए भाई, अध्यक्ष का निर्वाचन होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों के निर्वाचन सूची में सम्मिलित हैं, या फिर जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही किया जाता है, या फिर जिला पंचायत के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों के द्वारा अपने में से किया जाता है, या फिर जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही, यदि उनके लिए सुरक्षित हो सीटें तो वो अपने में से ही कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फिर से पढ़ो जरा, मैं ऑप्शन भूल रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ठीक, जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित करना है। तो आप ऐसे समझो, एक क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है। इसका जो सदस्य होता है और जो इसका सदस्य होता है, ये दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मैंने बताया था आपको। और फिर इसके बाद यही दोनों लोग, यानी कि क्षेत्र पंचायत के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं और जिला पंचायत के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, है ना? यही तो बताया था। पढ़ो यहाँ, प्रत्यक्ष रूप से तो होता ही नहीं अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा अपने में से ही किया जाता है, यही सही है दूसरा। ठीक है, इसके अलावा भी अनुसूचित जाति जनजाति ये आरक्षण का विषय है, ये आरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन को जब देखोगे ना, पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, तो आपको, आपका केवल और केवल दो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब यहां पर ऐसे समझो, मैं यहां पर आपको डिटेल में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये जो क्वेश्चन में दिया था क्षेत्र पंचायत, देखो, उत्तर प्रदेश जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित करना है। ठीक है, ध्यान देना, किसका अध्यक्ष निर्वाचित करना है? जिला पंचायत का। ठीक, इसके लिए एक अधिनियम मैंने आपको बताया था, अधिनियम 1961, 1961। ये क्या है? ये कौन सा अधिनियम है? ये है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम। ठीक, जिला पंचायत अधिनियम। इस अधिनियम में क्या जिला पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन की बात की गई है? तो हाँ, की गई है। कौन सी धारा है? आप जब इसमें एक धारा पढ़ोगे, धारा है 19। तो 19 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? देखो जरा, इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक जिला पंचायत है, प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से ही, मैं जो शब्द बोल रहा हूं गौर करना इन पर, अपने में से ही एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, का चुनाव करेंगे। चुनाव का मतलब, हाँ, वो चुनेंगे अपने में से। ठीक है, कुल मिला के जो जिला पंचायत है या फिर क्षेत्र पंचायत है, इनके अध्यक्षों का निर्वाचन हो कैसे रहा है? वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जा रहे हैं, डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरे ऑप्शंस दिए थे उनमें आरक्षण की बात की गई थी, तो आरक्षण से संबंधित एक धारा है, धारा है 19 का। ठीक, ये किसकी बात करती है? ये बात करती है अध्यक्षों और, या हम कहें केवल अध्यक्षों ही लिख लो, अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण।
इनकी बात करती है। यानी अध्यक्ष का पद अगर है आरक्षित, तो उसमें आरक्षित व्यक्ति ही आएगा जैसे। और आरक्षण मिलता कैसे है? ये मिलता है जनसंख्या के आधार पर, ठीक है? जनसंख्या के आधार पर। अब अगर प्रधान का जैसे सपोज़ करो जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद आरक्षित है, तो उसमें कोई आरक्षित व्यक्ति ही आएगा, जैसे एससी का कैंडिडेट आ गया, एसटी का आ गया, है ना? तो अब यहाँ से समझो, ओबीसी के लिए 27% के आसपास सीटें आरक्षित होती हैं। जैसे महिलाएँ हैं, तो महिलाओं के लिए लगभग 1/3 अ, 33% सीटें आरक्षित होती हैं, है ना? तो कुल मिला के अ, इस अधिनियम से आप केवल एक ही बात याद रखो जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड थी। क्या थी? कि जिला पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वही अपने में से एक अध्यक्ष चुनेंगे। बस बात खत्म। कौन-सी धारा के तहत चुनेंगे? धारा है 19, ठीक है? बाकी यहाँ पर आरक्षण है। आरक्षण कहाँ पर है? जिला पंचायत के सदस्यों में या जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों पर आरक्षण किस धारा में है? तो आप बताओगे 19 का का। बाकी बातें आप छोड़ दो, ठीक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड पीसीएस 2006 में पूछा गया है। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। किसका प्रावधान करता है? 73वां संविधान संशोधन पहली बार पंचायती राज का प्रावधान करता है क्या? ना, पंचायती राज तो आर्टिकल 40 से है, शुरुआत से ही हमारे यहाँ। लेकिन हाँ, ये 73वां किसका प्रावधान करता है? 73वां जब संविधान संशोधन लाया गया था, तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, पंचायतों का प्रशासकीय नियंत्रण हटाना, ये भी गलत है। पंचायत चुनावों की विधि में परिवर्तन करना, नहीं, विधि में परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि जो चुनाव होते हैं ना, 73वां संविधान संशोधन लाने का एक मकसद और था कि जो चुनाव होते थे पहले पंचायतों के, पता चला पहले 1970 में चुनाव हुए, फिर सरकारें, चूंकि उत्तरदायी सरकारें थी ही नहीं, पंचायतों के प्रति इतना रुझान था ही नहीं अच्छा, तो 1970 में चुनाव हुए, तो बोले ठीक, अभी चुनाव कराने हैं, बोले ठीक ना कराओ। मुख्यमंत्री जी बोले अभी ना कराओ, एक काम करो, अभी हमारा पहले विधानसभा का चुनाव हो जाए, तो हम इसको 1980 में कराएंगे जाके। अब 10 साल हो गए, पंचायतों का चुनाव नहीं हुआ। तो ये जो हीला-हवाली चल रही थी ना चुनाव में, वो भी एक बड़ा कारण था। उस पर भी लगाम लगानी थी। इस वजह से 73वां संविधान संशोधन लाया गया और कहा गया कि प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाइए और इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। अब सरकारें बाध्य हो गई हैं। पंचायतों की तरफ अब ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है? तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखो, चौथा कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि पंचायत चुनावों को आदेशात्मक रूप दिया जाए, बिल्कुल सही है। अब ये आदेश हो गया है कि प्रत्येक 5 साल में चुनाव करवाइए। क्यों? क्योंकि अब है संविधान की बात। संविधान में लिखा है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो संविधान का उल्लंघन होगा। ठीक है? आगे दिया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। 5 साल में इनका भी होता है और पंचायतों का भी आप देखो 5 साल में होता है। ठीक है? हाँ, तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये कुल मिला के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स हैं। आपने अगर थोड़ा-सा भी दिमाग लगा के पढ़ा होगा, रटा नहीं होगा चीज़ों को, तो आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। और इसके लिए आप हमारी जो एक वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का उसमें पूरा का पूरा लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है। मैंने उसमें डिस्कस किया है ये सारी बातें, तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? बताओ भाई, स्थानीय शासन के विषय में कौन सही नहीं है? 1995 में पूछा गया है। पहला कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि थी ही नहीं। ये तो गलत है। स्थानीय स्वशासन थी। आर्टिकल 40 तो पहले से ही था भाई। ठीक है? आर्टिकल 40 तो पहले से ही डाला गया था संविधान में। हाँ, 73वां संविधान संशोधन बाद में आया है, वो बात अलग है। लेकिन 40वें में तो कहा गया है ना कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है? तो ये कथन गलत है। दूसरे में आओ, स्थानीय निकायों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। हाँ, ये सही है। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उससे भी ज़्यादा अगर चाहें तो स्थानीय सरकारें या राज्य अपने-अपने स्तर पर कर सकते हैं। जैसे बिहार में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है? लेकिन कम से कम 1/3 आरक्षण होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन के लिए, स्थानीय संस्थाओं के लिए जो वित्त का उपबंध है ना, वित्त की जो बँटवारा करता है, वो वित्त आयोग करता है। बिल्कुल सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है जिसका नाम है राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी सही है। तो कह रहा है इनमें से गलत कौन-सा है? कौन-सा सही नहीं है? तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है 2013 में। ध्यान से पढ़ना सवाल को।
कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग, गौर करना, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर तक चयन कीजिए। कूट कहाँ दिया गया है? कूट ये दिया गया है। ठीक है, कथन पढ़ो पहले। राज्य के पंचायत एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियां तैयार करना, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। बात समझ पा रहे हो? फिर से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है कि वो पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करे। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण में मतदाता सूची तैयार की जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं का निर्वाचन करवाता है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। क्या? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, पंचायत और नगर पालिकाओं का ये निर्वाचन करवाता है। तीसरे में आओ, राज्यपाल के निर्देशनों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों का भी निर्वाचन क्या करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग? ना, ये गलत है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल और केवल पंचायत और नगर पालिकाओं पर फोकस करता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तीसरा देखो, चौथा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य होता है। ये गलत है बिल्कुल। भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो हस्तक्षेप नहीं करता है राज्य निर्वाचन आयोग के कामों में। ठीक है, ये गलत है। तीसरा भी गलत है। केवल एक और दो सही हो जाएंगे। यहां से आपके सही होंगे केवल एक और दो, ये सही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो जरा, आप इसी क्वेश्चन 8 को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में यहीं पर बता देता हूं। यहां देखो, आपसे पूछा गया था कि जो पंचायतें हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ध्यान देना, जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो किनका किनका चुनाव करा रहा है? वो करा रहा है पंचायतों का। ठीक, और वो किसका करा रहा है? वो करा रहा है नगर पालिकाओं का। अच्छा, ठीक है। पंचायतों का जो चुनाव करवाता है वो कहाँ पर वर्णित है? संविधान की किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल बताओगे 243 का के। नगर पालिकाओं का कहाँ पर वर्णित है? तो आप बताओगे आर्टिकल 243 का जेड ए। ठीक, ये दोनों आर्टिकल्स याद रखो, आप पूछे जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के लिए किस आर्टिकल में है? इसमें। और नगर पालिकाओं के लिए किस आर्टिकल में है? 243 का जेड ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 9। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण किसमें निहित होता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझो। कह रहा है कि पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन, जितने भी चुनाव करवाए जाते हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अ, ग्राम पंचायत बोल दिया, चाहे वो पंचायती राज का हो या नगर पालिका का हो। ठीक है, सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण किसमें निहित होते हैं? ये होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, यहां तक क्लियर? अब जरा एक बात समझो, राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयोग, गौर करना, और ये सारी बातें रिवाइज करो जरा एक बार फिर से। एक अधिनियम है, मैंने आपको पढ़ाया था, अधिनियम है 1947, और एक अधिनियम है मैंने आपको पढ़ाया था 1961। ये है क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वाला अधिनियम। ये है आ, ये किसका है? पंचायती राज वाला, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम। मुझे बताओ, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 का बी ये क्या कहता है? या हिंदी में कहें तो 12 का खा। ठीक, क्या कहता है ये कहता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग की देख रेख में, ठीक है, देख रेख में प्रधान और ग्राम पंचायत का प्रधान और उसके सदस्यों के चुनाव का संचालन कौन करता है? संचालन करता है, चुनाव का संचालन जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में होता है। जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में, जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगा। मैंने आपको फिगर से बताया था। मैंने कहा था कि एक ऐसा फिगर बनाऊं, ये हो गया ग्राम पंचायत में प्रधान हो गया, और ये हो गया सदस्य। इनका चुनाव किसके निगरानी में हो रहा है? इनका चुनाव हो रहा है जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में। और जिला मजिस्ट्रेट पर कौन निगरानी रख रहा है? ये स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो कुल मिला के किसके अधीक्षण में चुनाव हो रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। और किसके निगरानी में हो रहा है, किसके संचालन में हो रहा है? वो हो रहा है जिला मजिस्ट्रेट की। बात समझ पाए? ठीक, अब इसको मैं हटाता हूं। अधिनियम 1961 एक बार और देखो।
तो यहाँ से आपको कुछ ही आर्टिकल्स याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। एक तो ये आर्टिकल अब इतनी बार मैं बता चुका हूँ, आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है? इसमें आओ ज़रा, अधिनियम 1961 में आओ। मैंने एक धारा बताई थी आपको, धारा है 264 का बी। क्या कहती है ये? अगर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत में होते हैं अध्यक्ष, ठीक है? फिर मैंने कहा क्षेत्र पंचायत में एक होता है अध्यक्ष और होते हैं सदस्य। मैंने कहा अधिनियम 1961 की धारा 264 का बी कहती है कि जिला पंचायत के सदस्य और अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के भी, यहाँ अध्यक्ष नहीं, यहाँ प्रमुख शब्द का इस्तेमाल होता है, तो आप कर लेना करेक्ट। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और सदस्य, इन सबका निर्वाचन इन सबका निर्वाचन किसके नियंत्रण में होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। ठीक, यहां तक बात समझ पाए? तो कुल मिला के जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के भी चुनाव किसके नियंत्रण में हो रहे हैं? स्टेट इलेक्शन कमीशन के। किस धारा के तहत? तो आप बताओगे 264 का पी। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब दो धाराएं और याद रखोगे आप, दो नहीं दरअसल तीन। सबसे पहली एक धारा याद रखोगे, यही पहले मैं एक्ट लिख लेता हूं, 1947 एक्ट और 1961 एक्ट। ठीक है, 1947 में एक धारा याद रखोगे, धारा है 9। ये क्या कहती है? ये कहती है निर्वाचक नामावली की बात। ये करती है निर्वाचक नामावली की बात या फिर मतदाता सूची की बात। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में किस धारा में निर्वाचक नामावली का वर्णन है? तो आप बताओगे धारा 9। और इस निर्वाचक नामावली को किसके अधीक्षण में तैयार किया जाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की। आप बात समझ पा रहे हो हमारी? अच्छा, अब यहां पर आओ, अधिनियम 1961 में क्या यहां पर भी निर्वाचक नामावली का वर्णन है? आप कहोगे हाँ है। जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली, जिला पंचायत का जो भी क्षेत्र होता है, उसकी निर्वाचक नामावली का वर्णन किस धारा में है? तो आप बताओगे 18 का पी। क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली का वर्णन किस धारा में है? आप बताओगे 6 का पी। ठीक है, यहां पर है निर्वाचक नामावली या फिर मतदाता सूची। और ये निर्वाचक नामावली जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की किसके नियंत्रण में बनवाई जाती है? आप बताओगे स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहां से आपको इतनी धाराएं याद रखनी है। धारा 12 का बी, धारा 264 का बी, धारा 9 जिसमें गांव की ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली है, धारा 18 भी जिसमें जिला पंचायत की निर्वाचक नामावली है, धारा 6 भी जिसमें क्षेत्र पंचायत की निर्वाचक नामावली है। बात समझ पाए? हाँ, ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। और यही आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखो, यूपी लोअर यानी कि लोअर पीसीएस में ये पूछा गया है 2013 में। पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया है? काफी सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ये तो आप सब कर लोगे, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अच्छा, अब ये शब्द जो है ना राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसको जरा उठाओ और इसको अपने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ो। मैंने लिखा राज्य निर्वाचन आयुक्त। आओ एक बार रिवीजन करते हैं इसका। आप पहुंचो उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की साइट में। वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि यदि ये व्यक्ति, मान लो ये कोई व्यक्ति है, अगर ये व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त बनता है तो क्या होना चाहिए इसे? इसे सबसे पहले होना चाहिए सेवानिवृत्त आईएएस। ये होगा। अगर कोई व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, किसी और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का अगर ये आयुक्त बनता है तो इसे एक सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसका कार्यकाल क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, कार्यकाल 6 साल या फिर 70 साल। इसका कार्यकाल, अपने एक बार इसने पद ग्रहण किया तो 6 साल तक अपने पद पर बना रहेगा, अदरवाइज मैक्सिमम 70 साल तक अपने पद पर रह सकता है। ध्यान रखिएगा, कई सारी किताबों में ये 68 वर्ष दिया गया है, लेकिन मैं ऑफिशियल साइट की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, सॉरी, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की साइट में ये डेटा दिया गया है, तो आपको यही मान के चलना है। ठीक है, हाँ। अब देखो, मैं उत्तर प्रदेश से ही थोड़ा और रिवीजन करवाऊं अगर आपको, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए हैं अभी तक, मुझे उनके नाम बताओ। तो सीक्वेंस में मुझसे पूछे जा सकते हैं, सीक्वेंस में सजाने के लिए। तो जो सबसे पहले थे, नाम बताओ उनका क्या था? उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था रामदास सोनकर। ठीक, दूसरे कौन थे? ये 1994 में सिलेक्ट हुए थे, यानी इलेक्ट हुए थे।
इलेक्ट शब्द का इस्तेमाल ना करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। आप अपॉइंट पॉइंट कहो। ये नियुक्त हुए थे, है ना? इनकी नियुक्ति होती है राज्य निर्वाचन आयुक्तों की। तो रामदास सोनकर ये पहले थे। दूसरे कौन थे? दूसरे थे यशपाल। तीसरे कौन थे? यशपाल सिंह कर दो। ठीक है। तीसरे कौन थे? तीसरे थे अपरमिता प्रसाद सिंह। अपरमिता प्रसाद सिंह। चौथे कौन थे? इनका नाम है राजेश भवनवाल। ठीक है। पांचवें राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने उत्तर प्रदेश के कौन हुए हैं? इनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार अग्रवाल। ठीक। छठे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन हुए? इनका नाम है ये अभी थे, अभी हट गए हैं। इनका नाम है मनोज कुमार। और अब कौन है? सातवें अब हैं राज प्रताप सिंह। इतने हैं और इतने ही आपसे पूछे जाएंगे। आपसे हो सकता है पूछ दिया जाए कि इनको क्रम में सजाइए। तो इसी सीरीज में आपको याद रखना है। ठीक है। जिसमें से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना भी मत। और एक ये इंपॉर्टेंट है, पहले और आखिरी। चलो नेक्स्ट देखो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर है 11। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? फिर से समझो। कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो आप बताओगे 243 का के। ठीक है, या 243 का टा, हिंदी में कहें तो। ठीक है। अच्छा, आपको ये तो नहीं कंफ्यूजन में आ रहे हो आप लोग कि राज्य निर्वाचन आयोग का नगरीय निकायों का निर्वाचन होना है और यहाँ तो पंचायती राज का निर्वाचन दिया गया है। तो ये कैसे आंसर हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। अगर है तो फिर एक बात समझ लो। अगर है तो फिर आप एक बात समझ लो यहाँ पे। देखो, दरअसल ये जो नगरीय निकाय है ना, नगरीय निकायों का निर्वाचन के बारे में आपको एक आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल है 243 का जेड ए, यहाँ पर दिया गया है। और ये जो 243 के जेड ए में का फर्स्ट क्लॉज जो है, वो कहता है नगर पालिकाओं के जो जितने भी निर्वाचन होते हैं, नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, उनका संचालन करना, उनका अधीक्षण करना, उनका नियंत्रण करना, उनका निर्देशन करना, ये सारा का सारा होगा अनुच्छेद 243 के टा के तहत। ठीक, बात समझ पाए? अब मेन जिम्मेदारी डाल दी है 243 के टा में। तो आर्टिकल 243 का टा देखो क्या है। ठीक, आओ समझते हैं। 243 के टा, या फिर हम कहें के। इंग्लिश में कहेगा तो के कहेगा, हिंदी में कहेगा तो टा कहेगा। इसमें लिखा है कि पंचायत के सभी चुनावों, ध्यान देना शब्दों पर हमारे, पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची, ठीक, मतदाता सूची, कामा मतदाता सूची की तैयारी, कामा चुनाव का संचालन, अधीक्षण, नियंत्रण, निदेशन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। अब जरा इस शब्द को पकड़ो। मैंने कहा पंचायत के सभी चुनावों, सभी चुनावों से मेरा आशय है ग्राम पंचायत का चुनाव, क्षेत्र पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत का चुनाव। बात समझ गए? तो सभी का चुनाव यही निर्वाचन आयोग करवाता है 243 के टा में जिसका वर्णन है। ठीक है। तो आंसर होगा 243 का टा। ठीक। नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है, ध्यान देना, गौर से समझना, यदि उसने पूर्ण कर लिया हो क्या? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो यही सही हो जाएगा 21 वर्ष। ये तो काफी इजी है। ये मैंने अभी आपको बताया भी था। कौन सा आर्टिकल है जरा मुझे फिर से बताओ? 243 का चा का फर्स्ट क्लॉज, जिसमें 21 के बारे में दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। आईएएस सन 2000 में पूछा गया है। ध्यान दो, क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक कंडीशन दी है आपको इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि कोई लड़का है जो कॉलेज का विद्यार्थी है, वह अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। वो चाहता है कि वो जिस इलाके में रह रहा है, नगर की उस नगर परिषद में वो चुना जाए। तो उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर भी निर्भर होगी कि वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा करे, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, या वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले। क्वेश्चन एक बार फिर समझो। क्या कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है जो कॉलेज का विद्यार्थी है,
वो चाहता है कि वो अपने नगर की नगर परिषद में चुना जाए, तो उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ-साथ और किस बात पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है कि वह जिस क्षेत्र से लड़ रहा है, वहाँ पर उस मतदाता सूची में उसका नाम हो, ठीक है? बस इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। देखो यहाँ से मैं आपको एक शब्द मुझे मिला, कहाँ गया? मतदाता सूची, ठीक है? अब इस मतदाता सूची में एक बात समझो यहाँ से, मतदाता सूची इसको मैं हटा देता हूँ। मतदाता सूची के बारे में यहाँ से आप समझो। चूँकि बात नगर पालिका की है, तो यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। ध्यान देना। मैं एक अधिनियम लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश नगर पालिका नगर पालिका अधिनियम, ठीक है? उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कौन-सा है? 1916। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916। क्या मुझे बता सकते हो इस अधिनियम में कहीं मतदाता सूची का वर्णन है? नगर पालिका के लिए? तो ध्यान रखिएगा, नगर पालिका और सॉरी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के लिए मतदाता सूची का वर्णन कहाँ पर है? किस धारा में है? तो आप बताओगे धारा है 12 ए से लेकर जी, ठीक है? 12 ए से 12 जी तक, ठीक? ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की मतदाता सूची के बारे में कहाँ वर्णन दिया गया है? वर्णन दिया गया है धारा 12 ए का जी। और ये मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित ये धाराएँ हैं और किसके नियंत्रण में तैयार होंगी? वही राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक? अब एक अधिनियम और देखो, एक अधिनियम है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ध्यान देना। ये अधिनियम कब आया? 1959। उत्तर प्रदेश ये नगर पालिका अधिनियम था 1916 में। अब ये है उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959। 59 है या 69 है? इसमें यार कन्फ्यूज़न बहुत होता है। चलो 1959, 1959, ठीक है? इसमें क्या इस अधिनियम में क्या मतदाता सूची का वर्णन है? तो हाँ है। कौन-सी धारा है? धारा है 35 से लेकर 40। 35-40 में यहाँ पर मतदाता सूची का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि नगर निगम की मतदाता सूची के संबंध में उपबंध कहाँ पर देखने को मिलते हैं? 35-40 में। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन-कौन सी बातें? आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की किस धारा में मतदाता सूची का वर्णन है? 12 ए से जी, ठीक? फिर अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 में किस धारा में मतदाता सूची का वर्णन है? 35-40, ठीक है? दोनों धाराएँ याद रखो और ये दोनों अधिनियम भी याद रखो। आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, एक तरफ अधिनियम लिखे होंगे और एक तरफ वर्ष लिखे होंगे। इधर लिख देगा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, यहाँ पर लिख दिया 1916। फिर यहाँ पर लिख दिया उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, यहाँ पर लिख दिया 1959। फिर यहाँ लिखेगा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, यहाँ लिख दिया 1961 और नीचे लिख दिया संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, यहाँ पर लिख देगा 1947। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी मैं अधिनियम लिख रहा हूँ, इनके ईयर्स भी आप याद रखिए। क्योंकि आपने यूपी ट्रिपल एससी का अगर पीछे का एग्जाम देखा होगा, कौन सा हुआ था जिसका अभी टीवी चल रहा है, फॉरेस्ट एसआई का, ठीक है? तो उसमें 2 से शायद 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे ही आए थे। ईयर्स पूछे गए थे उसमें, है ना? तो बहुत करीब से क्वेश्चंस को ध्यान देना है। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसमें ये तो हो गया नगर पालिका का और नगर निगम का। जरा मुझे बताओ 1961 में किस धारा में वो है मतदाता सूची? 1961 में जिला पंचायत की मतदाता सूची कहाँ पर है? 18 का बी, अभी मैंने पीछे बताया था। और क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची कहाँ है? फटाक से बताओ मुझे। 6 बी, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताओ अधिनियम 1947 में मतदाता सूची किस धारा में है? धारा है 9, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 14। यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? क्वेश्चन काफी सिंपल है। कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, ठीक है? संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। राज्य का राज्यपाल तो वित्त आयोग का गठन कर रहा है। जो राज्यपाल होता है वो करता है वित्त आयोग का गठन। अच्छा मुझे बताओ क्या वित्त आयोग का वर्णन संविधान में है? तो आप कहोगे हाँ है। कहाँ पर है?
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत है एक आर्टिकल 243 का आई यहाँ पर है। फिर मैं कहूँ एक अमेंडमेंट हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अंतर्गत एक आर्टिकल है यहाँ पर है 243 का वाई। वित्त आयोग या वित्तीय समीक्षा के बारे में यहाँ हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वित्त आयोग का वर्णन हमें अधिनियम 1947 में देखने को मिलता है? हाँ, मिलता है। 1947 में वित्त आयोग किस धारा में है? तो आप बताओगे, इसके लिए धारा है 32 का। ठीक, यहाँ पर कहा गया है कि राज्यपाल प्रत्येक 5वें वर्ष वित्त आयोग का गठन करेगा। तो ये धारा आप याद रखिए। ठीक है? हाँ, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसमें एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ, रिवाइज कर लो अगर आपको पता हो तो। क्वेश्चन मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य वित्त आयोग आए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग, ठीक है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग में अभी कौन-कौन अध्यक्ष बन चुका है? और क्वेश्चन बताओ, मुझे उत्तर बताओ इसका। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के कौन-कौन अध्यक्ष बन चुके हैं? तो इसमें आप याद रखो बीटी राव, ठीक है? इसमें आप ऐसे याद रखो, आप जैसे भी याद रख सकते हो, जो पहले थे उनका नाम था भालचंद्र, भालचंद्र शुक्ला। टी से हैं एस.ए.टी. रिजवी, सॉरी टी से हैं टी एन धर। और आर से कौन है? आर से हैं रिजवी। ए से कौन है? ए से हैं अतुल जी। और ए से हैं आनंद, आनंद। तो इनका शॉर्ट में याद रखो आप। जरा इसमें देखो, सबसे पहले कौन है? भालचंद्र शुक्ला, भालचंद्र शुक्ला। दूसरे कौन है? दूसरे हैं टी एन धर, ठीक है? तीसरे कौन है? तीसरे हैं रिजवी साहब। और चौथे कौन है? रिजवी मतलब ये है एस.ए.टी. रिजवी, इनका पूरा नाम है एस.ए.टी. रिजवी, ठीक है? चौथे कौन है? अतुल अग्रवाल, अतुल कुमार गुप्ता, अग्रवाल नहीं है, गुप्ता है। और नेक्स्ट देखो, ये आ से कौन है? ये आ से हैं आनंद, आनंद मिश्रा, ठीक है? तो ये 5 हैं उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, इनके नाम याद रखो आप, पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में आप अपने हिसाब से कुछ भी बना लो, ताकि आपको नाम एक सीक्वेंस में याद रहे, ठीक है? BTRAA, बीटी राव। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर है 15। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन का स्तर देखो जरा, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन का स्तर तो कुछ नहीं है, राज्य वित्त आयोग है इसका सही उत्तर। तो यही राज्य वित्त आयोग है। अच्छा, आपका एक, आप लोग कह रहे थे, किसी ने कहा था कि जो 15वां वित्त आयोग आया था, उसके अनुसार पंचायतों को किस रेशियो में धनराशि आवंटित की गई है? ठीक है, ग्राम पंचायत को कितना दिया गया है, क्षेत्र पंचायत को किस रेशियो में दिया गया है, और जिला पंचायत को। और जो अपना उत्तर प्रदेश का 5वां स्टेट राज्य वित्त आयोग है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, उसने किस रेशियो में दिया है? तो इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें लाने की। अभी मैंने 2-3 दिन पहले वो कमेंट देखा है, ठीक है? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और इनका इनका एक सेपरेट वीडियो आपको आगे आने वाले 2 या 3 दिनों में, हाँ, आपको दे दूंगा मैं। तो यहाँ से सही उत्तर होगा राज्य वित्त आयोग, ठीक? क्वेश्चन नंबर 16। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, कहाँ पर वर्णन है? 243 का आई है, 243 का आई है, यही सही हो गया, ठीक है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, 243 का आई। अच्छा, ये 243 का एच है, इसमें क्या है? इसमें है हाई टैक्स। टैक्स का मतलब है पंचायतों के करारोपण की शक्ति, मैंने ये बताया है आपको। और इसमें आपको ये आई है, आई से मेरा आशय है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन, ये इसमें वर्णन है। बाकी इनको दोनों को छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आईएएस 2010 में पूछा गया है। आओ इसको पढ़ते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण है, प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांत के विषय में संस्तुति प्रदान करता है? फिर से पढ़ो, कह रहे कौन सा एक प्राधिकरण है जो किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य विशेष की पंचायतों के द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्क के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति प्रदान करता है? तो यही होगा राज्य वित्त आयोग, ठीक है? हाँ, इसका 17 का 2 सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट से पहले आप एक बात समझो, आप अगर यूपी स्पेशल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो या ग्राम पंचायत अधिकारी हो या यूपी पीसीएस हो, तो उसमें आपको करंट यूपी स्पेशल जीके और साथ ही साथ यूपी स्पेशल जीके
कंप्यूटर के जो 15 क्वेश्चंस आपके आने हैं यूपी ट्रिपल एससी किसी भी परीक्षा में, वो सारे के सारे मैं यहाँ कवर कर पा रहा हूँ। और ग्राम पंचायत अधिकारी की आपकी डेली क्विज़ चल रही है, इसको ज़रूर देखिएगा। और बाकी उत्तर प्रदेश की लगभग सारी योजनाएँ मैंने कवर कर रखी हैं, जो ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 20 अंक की आनी अनिवार्य है, या यूपी पीसीएस या आरओ एआरओ में जो योजनाएँ आती हैं, वो सारी की सारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है? उसको आप देख सकते हो। वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए 1947 के अधिनियम से संबंधित एक जो महत्वपूर्ण धाराएँ हैं, उसका वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इन सब की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है? हाँ, तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। इसको मैं हटा दूँ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कथन और कारण। कथन कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया है, फिर से पढ़ो। कह रहा है कि स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो संघीय वित्त आयोग होता है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है। संघीय वित्त आयोग सिफारिश करता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को बाध्य करता है कि वो केंद्र सरकार को कहें कि जो राज्य का संचित निधि है उसमें पैसा भेजें, ताकि राज्य उस पैसे को ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को दे सके, ठीक है? तो यहाँ पर ये कथन सही है, भूमिका नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कथन देखो, कारण देखो। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य विषय बना हुआ है। फिर से समझो, कह रहे हैं कि संविधान में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, उसके बावजूद भी जो ये स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन, वो राज्य सूची का ही विषय है। तो ये तो सही है। तो आर सही है, ए गलत है। ए और आर, एक मिनट, इसमें हाँ, ये ए सही है, ये गलत हो गया। आर सही है, ए गलत है, यही वाला सही है, ठीक है? नेक्स्ट देखो, यूपी पीसीएस वगैरह में या आईएएस की परीक्षा हो, उसमें कथन कारण से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें इसी में आप देख लो, कथन कारण से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आगे इस सीरीज में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसमें मैक्सिमम आपको कथन कारण देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इन पर भी आप तैयार रहिए। जैसे पहला कथन दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है? दूसरा कथन दिया गया है, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये गलत है। जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, उसमें राज्य निर्वाचन सॉरी केंद्र निर्वाचन आयोग का कोई काम नहीं होता है। तो ये गलत हो गया, केवल पहला सही है। ए सही है, आर गलत है, क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है? ये तो, ये ए है और ये आर है, इसको आर कर लीजिए। ये शायद टाइपिंग एरर है, ये कथन है और ये कारण है, ठीक है? तो ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है, यही सही है। ये चौथा वाला, ठीक है? 19 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 20, यूपीपीसीएस 2012 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? ध्यान दो, क्या राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है? संवैधानिक प्राधिकरण समझने से पहले आप ये समझो, संवैधानिक प्राधिकरण होते क्या है? दरअसल ऐसे प्राधिकरण जिनका उल्लेख संविधान में है, सिंपल सी बात है। क्या राज्य निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान में है? तो आप कहोगे हाँ है। कहां पर है? 243 का के, राज्य निर्वाचन आयोग यहीं पर तो है। अब इसमें आओ, राज्य वित्त आयोग, क्या इसका वर्णन संविधान में है? आप कहोगे हाँ है। कहाँ है? 243 का आई, राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। अब इसमें आओ, जिला पंचायत का क्या वर्णन है संविधान में? आप कहोगे हाँ है। कहाँ पर है? 243 का जो बी है ना, पंचायतों का गठन, यहीं पर है। इसी आर्टिकल में कहा गया है कि पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना होनी चाहिए, जिसमें एक होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पर भी कहा गया है। तो ये 1, 2 और 3 सही है। ये राज्य निर्वाचन अधिकारी, इसका वर्णन संविधान में नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? लोअर पीसीएस 2015 में पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है। कौन सा भाग है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो नगर पालिकाओं वाला हो जाएगा ये 9 का ए, ठीक है? 9th का ए। अब यहाँ पर आप, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य है। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, एक जगह नोट बना के। एक भाग है 9 का ए, ध्यान देना। इसमें क्या वर्णन है? इसमें वर्णन है नगर पालिकाओं के बारे में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये भाग 9 का ए ये कहाँ तक विस्तारित है, तो आप कहोगे 243 का पी से लेके 243 का जेड जी तक। अच्छा, अगर हिंदी में पूछे तो था से लेके या छा तक।
ठीक है? तो कोई भी आप एक वर्ज़न याद रखो। अब मैं इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल आर्टिकल कितने हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बताओगे 18। फिर मैं पूछूं कि ये जो पूरा का पूरा प्रावधान ये किस संविधान संशोधन में आया था? तो आप बताओगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इस एक्ट के द्वारा ये सारा का सारा प्रावधान जोड़ा गया था। फिर मैं अगर पूछूं आपसे कि ये जो अधिनियम है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भारत में लागू कब हुआ? तो आप बताओगे 1 जून 1993 से। ठीक है यहाँ तक? चलो, अब मैं नगर पालिकाओं के बारे में बात कर लूं। सबसे पहली बात, 1687-88 में, ध्यान रखिएगा, भारत में पहला नगर निगम बना। नगर निगम बना कहां पर? मद्रास में। फिर इसके बाद 1726 में एक नगर निगम बनता है बंबई में और कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में नगर निगम बने। अच्छा, तीसरी बात आप याद रखोगे, वित्तीय, ध्यान दीजिएगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण का संकल्प कौन लाया था? तो आप बताओगे ये संकल्प आया था 1870 में और लाया कौन था? मेयो, लॉर्ड मेयो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। एक और आप आर्टिकल याद रखोगे, सॉरी आर्टिकल नहीं, अधिनियम, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, या हम कहें एक्ट, कब आया था? 1916। एक और अधिनियम याद रखो, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, कब आया? ये हालांकि ये पीछे मैं लिखवा चुका हूं, आपका रिवीजन करवा रहा हूं, 1900 1959, 1959। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये चीजें फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, इनसे दूर मत रहिए, इनको आत्मसात करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, ये उत्तर प्रदेश बीईओ की परीक्षा में पूछा गया है 2019 में। तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कौन से कथन सही है ये पूछा है आपसे, पढ़ो जरा। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। हाँ बिल्कुल करता है। कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची जोड़ता है। ठीक है, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। बिल्कुल सही है। ये जो 74वां संविधान संशोधन था, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध है। हाँ बिल्कुल है। यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। ये गलत है, ये पूरे भारत में फैला है। ये अधिनियम जो है 74वां वाला, ये पूरे भारत में विस्तारित है, यानी सभी राज्यों ने इसको अपनाया है। तो ये गलत हो गया। तो 1 2 3 सही है आपके केवल। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त की गई है? उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस 2013 में पूछा गया है। फिर से पढ़ो, कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? तो नगर पालिकाओं को किसमें किया गया? 74वें में। यही सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, नेक्स्ट, उत्तराखंड पीसीएस 2022 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अब देखो, शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका, तो वही क्वेश्चन आप, या फिर से क्वेश्चन सेम है लेकिन थोड़ा सा प्रकृति बदल के अलग अलग पीसीएस की परीक्षाओं में अलग अलग समय पर पूछ दिया गया है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 1992 में पूछा गया है। मेयर का कार्यकाल हालांकि 5 साल का होता है। इसमें आप एक आर्टिकल याद रखोगे, आर्टिकल है 243 का यू, बात समझना। 243 का यू क्या कहता है? यू कहता है नगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं का कार्यकाल। तो नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है पहली बैठक से, और जब इनका कार्यकाल 5 साल है तो फिर इन्हीं का मेंबर होता है मेयर, है ना, इन्हीं संस्थाओं का। तो मेयर भी 5 साल के लिए होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो गया 5 साल। तो आप ये याद रखो, आर्टिकल 243 का यू क्या कहता है? नगर पालिकाओं का कार्यकाल। ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारा लेक्चर है, इसमें हमने यूपी पीसीएस और हिंदी भाषी के जितने भी राज्य थे उनमें पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चंस किए, और अभी आगे इसके क्वेश्चंस आते रहेंगे। ये तो पहला सेट है इसकी। अभी आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।